हेलो गाइस, तो इस वीकली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में अप्रैल महीने के फोर्थ वाले वीक के सेकंड वाले पार्ट को हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और खत्म करते हैं। तो इस प्रश्न में आपको बताना है अभी हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया। तो आंसर होगा 25 अप्रैल को। तो हर साल 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे के रूप में मनाया जाता है और ये जो दिन है ये दुनिया भर में मलेरिया के खिलाफ लड़ने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। अच्छा, इस बार की थीम क्या है? हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज बर्डन एंड सेव लाइव्स, यानी कि मलेरिया रोग की बोझ को कम करने और जीवन बचाने के लिए नवाचार का उपयोग करें। अच्छा, वैसे हमारा लक्ष्य क्या है मलेरिया को खत्म करने का? 2030 का है। और जो मलेरिया है ये याद रखना प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है और ये परजीवी, ये प्रोटोजोआ हमारे खून में पहुंचता है एक मच्छर के काटने से। और कौन सा मच्छर? मादा एनाफिलीज मच्छर। याद रखना ये। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 25 अप्रैल को। तो हर साल 25 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस ये सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन, जिसे अंतरराष्ट्रीय संगठन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है, इसके पहले दिन की वर्षगांठ का प्रतीक है ये। एक्चुअली में 25 अप्रैल 1945 को सैन फ्रांसिस्को में पहली बार 50 देशों के प्रतिनिधि एक साथ आए थे। तो याद रखना 25 अप्रैल को मनाते हैं इसको। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 26 अप्रैल को। हर साल इसे 26 अप्रैल को ही मनाया जाता है। थीम क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड यूथ इनोवेटिंग फॉर अ बेटर फ्यूचर, यानी कि बौद्धिक संपदा और युवा बेहतर भविष्य के लिए नवाचार। अच्छा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। ये भी ध्यान रखना। आप पढ़ते आगे। अब बताइए कि कौन सा राज्य 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाएगा? तो आंसर होगा तमिलनाडु। तो अभी तमिलनाडु सरकार ने हर साल राज्य में 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस माइनॉरिटीज राइट डे के रूप में मनाने की घोषणा की है। इसके अलावा तमिलनाडु सरकार ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अल्पसंख्यक छात्राओं को बिना किसी बाधा के अपनी पढ़ाई के लिए सक्षम बनाने के लिए सरकार कक्षा 3 से 5 तक के बच्चों को 500 रुपये और कक्षा 6 के बच्चों को 1000 रुपये की शिक्षा सहायता प्रदान करेगी। चलो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ कि अभी किस राज्य सरकार ने 14 अप्रैल को, जिसे आप डॉक्टर अंबेडकर जयंती के रूप में मनाते हो, उसे समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। किस राज्य सरकार ने? और कुछ नए दिवसों की बात करें कि कौन कौन से नए डेज हमने मनाना शुरू किए हैं या मनाएंगे, तो एक नेशनल डॉल्फिन डे हम मनाएंगे 5 अक्टूबर को। इस्लामोफोबिया दिवस मनाया जाएगा 15 मार्च को। मैत्री दिवस हम मना रहे हैं 6 दिसंबर को। एक महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाएंगे हम 27 दिसंबर को। और 27 से एक दिन पहले वीर बाल दिवस होगा, यानी कि 26 दिसंबर को। नेशनल स्टार्टअप डे हमने पहली बार मनाया कब? 16 जनवरी को। पराक्रम दिवस हम सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती को मनाते हैं 23 जनवरी को। और इसी दिन को पश्चिम बंगाल देश नायक दिवस के रूप में मना रहा है। अच्छा, बिरसा मुंडा जी की जयंती होती है 15 नवंबर को। उस दिन को हम जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाते हैं। और भाला फेंक दिवस ये 7 अगस्त को मना रहे हैं। तो ये कुछ नए और इम्पॉर्टेंट डेज हैं, तो ध्यान रखना, प्रश्न बनेंगे यहाँ से। बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, WHO के विश्व टीकाकरण सप्ताह 2022 की थीम क्या है? तो आंसर होगा लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल। तो विश्व टीकाकरण सप्ताह या विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह आप इसे बोल दीजिए, ये हर साल अप्रैल महीने के आखिरी सप्ताह में मनाया जाता है। तो आप इसको मना रहे हैं 24 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक। तो याद रखना इसकी थीम क्या है? लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल। अच्छा, मुझे बताओ अभी नेशनल वैक्सीनेशन डे कब मनाया गया था? 16 मार्च को। और मिशन इंद्रधनुष, इसका संबंध भी वैक्सीनेशन से है। ये कब शुरू हुआ था? 25 दिसंबर 2014 को। अटल जी का जन्मदिन होता है ना, सुशासन दिवस मनाते हैं 25 दिसंबर को, तभी। और मुझे बताओ, चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स का टीका किसने खोजा था? एडवर्ड जेनर ने। और रेबीज का लुई पास्चर ने। ये जो रेबीज है ना, आपको याद होगा भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन सा बना? गोवा। किससे होता है ये? रैबिडो वायरस से होता है। इसे हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस कब मनाया गया? यानी कि वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड
हेल्थ एट वर्क, ये 28 अप्रैल को मनाया गया। और ये जो दिन है ये विश्व स्तर पर व्यावसायिक दुर्घटनाओं और बीमारियों की रोकथाम को बढ़ावा देता है। थीम क्या रही? एक्ट टुगेदर टू बिल्ड अ पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर। ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 29 अप्रैल को। तो हर साल 29 अप्रैल को इंटरनेशनल डांस डे के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, नृत्य से कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा। पहले तो आप बताओ, भारतनाट्यम ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य क्लासिकल डांस है? तो तमिलनाडु का है। कथकली कहाँ का है? केरल का है। और केरल का ही है मोहिनीअट्टम भी। सतरिया है असम का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। और कथक ये उत्तर भारत का है। और कथक के फेमस कलाकार कौन थे जिनका भी निधन हो गया? पंडित बिरजू महाराज थे। तो ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस 2022 कब मनाया गया? तो आंसर होगा 30 अप्रैल को। तो हर साल 30 अप्रैल को इंटरनेशनल जैज डे के रूप में मनाया जाता है। यह दिन जैज को बढ़ावा देने और इसके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। थीम क्या है इसकी? अ कॉल फॉर ग्लोबल पीस एंड यूनिटी। ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, विश्व पशु चिकित्सा दिवस 2022 की थीम क्या है? तो आंसर होगा स्ट्रेंथिंग वेटरिनरी रेजिलियंस। देखो, ये जो वर्ल्ड वेटरिनरी डे है, हिंदी में बोलेंगे तो विश्व पशु चिकित्सा दिवस, इसे हर साल अप्रैल के आखिरी शनिवार को मनाया जाता है। तो इस बार हमने इसको 30 अप्रैल को मनाया है। एक तो ये याद रखना। और इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्या है? पशु स्वास्थ्य देखभाल के बारे में जागरूकता फैलाना और पशु क्रूरता को रोकना। थीम याद रखना, थीम क्या है? स्ट्रेंथिंग वेटरिनरी रेजिलियंस। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति कौन बन गए? तो आंसर होगा इमैनुअल मैक्रोन। तो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, इनको लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया है। अच्छा मुझे बताओ, अभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन बने? शहबाज शरीफ, जो बिल्कुल नहीं है शरीफ। आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री बने थे पैट्रिच अची। और हंगरी की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी अभी कैटलिन नोवाक। और अभी हंगरी के फिर से प्रधानमंत्री बने थे विक्टर ओरबाल। फ्रांस की कैपिटल पेरिस है, जहां पे आपको पता है 2024 में 33 नंबर के समर ओलंपिक्स होंगे। यहीं पे यूनेस्को का हेडक्वार्टर भी है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का हेडक्वार्टर भी है, OECD का हेडक्वार्टर भी यहीं पर है। ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किसे हज समिति का अध्यक्ष चुना गया? तो आंसर होगा AP अब्दुल्ला कुट्टी को। तो AP अब्दुल्ला कुट्टी, इनको भारत की हज समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और इतिहास में पहली बार 2 महिलाओं को हज समिति के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया, जिनके नाम क्या है? मुन्नावरी बेगम और महफूजा खातून। जो अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय है वो भारत में हज यात्रा कराने वाला नोडल एजेंसी है। वैसे हमारे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी है। अच्छा मुझे बताओ, अभी चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 किसने जीता था? आरिफा जोहरी ने, मुंबई की पत्रकार है। और अगर आपसे पूछा जाए कि ऑस्कर जीतने वाले पहले मुस्लिम एक्टर कौन बने? रिज अहमद बने। इनकी शॉर्ट फिल्म आई थी द लॉन्ग गुड बॉय, उसके लिए इन्होंने जीता ये ऑस्कर। एक इस्लामोफोबिया डे भी हम मना रहे हैं, कब? 15 मार्च को। और मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाते हैं? 1 अगस्त को। एक्चुअली में 1 अगस्त 2019 को ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून बनाया गया था, इसीलिए 1 अगस्त को मनाते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि 2022 के अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार के लिए किसे चुना गया था? तो रिजवान हसन को। ध्यान रखना नाम भी, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो आंसर होगा रॉबर्ट गोलोब को। तो अभी स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री चुनाव में रॉबर्ट गोलोब ने 3 बार के प्रधानमंत्री रहे जेनेच जनासा को हरा दिया और खुद प्रधानमंत्री बन गए। तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री कौन बन गए, तो स्लो से याद आ जाएगा आपको, स्लो स्लो घूमती है कौन? ग्लोब, हमारी ग्लोब। तो ग्लोब से याद आ जाएगा ग्लोब। और इनके नाम में भी क्या है? रॉबर्ट। और रॉबर्ट आपने मूवीज में देखे होंगे कैसे चलते हैं, स्लो स्लो चलते हैं, वह भूम वह भूम, मेरा नाम रॉबर्ट है। ऐसे ही, मतलब याद रख लो, याद रखने के तरीके हैं, बस चीज़ें आपको याद आनी चाहिए। और थोड़ा पढ़ाई के बीच में हंसी मजाक भी चल जाता है। चलो फिर इसी बात पे मुझे बता दो कि अभी आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री कौन बने थे? पैट्रिच अची बने थे। सर्बिया के प्रेसिडेंट कौन बने? अलेक्जेंडर वुसिक। फिर बताओ, माल्टा देश के प्रधानमंत्री अभी कौन बने थे? और देखो, स्लोवेनिया और माल्टा देश के प्रधानमंत्री का नाम सेम है, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ।
तो उनका नाम है रॉबर्ट अबेला, और यहाँ पे स्लोवेनिया का प्रधानमंत्री का नाम रॉबर्ट गुलोब है, तो कंफ्यूज मत होना। देखो स्लोवेनिया की कैपिटल लुब्लिजाना है, करेंसी यूरो है, प्रेसिडेंट है बोरुत पहोर। और देखो स्लो से आप कभी कंफ्यूज मत हो जाना, इसी से मिलता जुलता एक और देश है स्लोवाकिया, तो हम गड़बड़ मत कर देना, थोड़ा सा ध्यान रखना इस बात को। बढ़ते आगे। चलिए बताइए अभी हाल ही में किसे 2022-23 के लिए नेस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? कृष्णन रामानुजम को। तो नेस्कॉम ने अभी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में एंटरप्राइजेस ग्रोथ ग्रुप के जो अध्यक्ष हैं कृष्णन रामानुजम, उनको 2022-23 के लिए अपने अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। और किसका स्थान लिया इन्होंने? रेखा मेनन का। रेखा मेनन आपको याद होगा 2021 में नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन बनी थी। अच्छा, इनके अलावा माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के जो अध्यक्ष हैं अनंत माहेश्वरी, उनको अपना उपाध्यक्ष बनाया है नेस्कॉम ने, वाइस चेयरपर्सन बनाया है। नेस्कॉम की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, जिसके चेयरमैन हैं कृष्णन रामानुजम और प्रेसिडेंट है देबजानी घोष। स्थापना होती है इसकी 1988 में। आपको याद होगा नेस्कॉम के जो पहले चेयरमैन थे हरीश मेहता, अभी उनका नाम भी न्यूज़ में था क्योंकि उन्होंने एक बुक लिखी है अभी जिसका नाम है द मैवरिक इफेक्ट। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो माधवीपुरी बुच। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर सुमन के बेरी। और भारत के नए मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन बने? अजय कुमार सूद बने। और वैसे मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने थे? अनंत नागेश्वरन। और इसरो के अभी 10वें प्रमुख कौन बने? एस सोमनाथ बने। अब मुझे 3 नामों के उत्तर आप दो। एक तो मनोज कटियार, मनोज पांडे और मनोज सोनी, ये क्या क्या बने हैं बताओ, हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए अभी फिर से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा विजय सांपला को। तो अभी एक बार फिर विजय सांपला को नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ये याद रखना एक संवैधानिक आयोग है जो भारत में अनुसूचित जातियों यानी कि एससी के हितों की रक्षा के लिए है। और भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद इस आयोग से संबंधित है? तो आर्टिकल 338। अच्छा मुझे बताओ राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अभी अध्यक्ष कौन बने थे? इकबाल सिंह लालपुरा। और नेस्कॉम के अध्यक्ष बन गए हैं कृष्णन रामानुजम। और हज कमेटी के अध्यक्ष कौन बने? एपी अब्दुल्ला कुट्टी नाम है उनका। अच्छा, वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सबको पता है एनके सिंह है। और यहाँ पे एनके की फुल फॉर्म होती है नंद किशोर सिंह, याद रखना ये फुल फॉर्म भी। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए अप्रैल 2022 में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा उलानबतौर। तो मंगोलिया की कैपिटल है उलानबतौर। यहीं पे एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया गया। ये चला था 19 से लेकर 24 अप्रैल तक। और इसमें भारत ने टोटल 17 मेडल जीते हैं, जिसमें से एक तो गोल्ड है, 5 सिल्वर है और 11 ब्रोंज है। और ये एक गोल्ड किसने जीता? रवि कुमार दहिया ने 57 किलोग्राम कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड जीता है। अच्छा, मेडल लिस्ट में बात करेंगे तो पहले स्थान पे जापान रहा और 5वें स्थान पे रहा भारत। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, आप बताओ ओलंपिक में कुश्ती में पदक जीतने वाली एकमात्र महिला खिलाड़ी हैं, उनका नाम क्या है? साक्षी मलिक। 2016 में जो रियो ओलंपिक हुए थे उसमें ब्रोंज जीता था इन्होंने। और अभी बाकी जो ये टोक्यो ओलंपिक है उसमें आपको बताइए कुश्ती में टोटल हमारे पास कितने मेडल आए हैं? 2 मेडल आए हैं। किस किसने? एक तो रवि कुमार दहिया लेकर के आए सिल्वर मेडल और एक बजरंग पूनिया ब्रोंज मेडल लेकर के आए। वैसे टोटल हमारे पास 7 ही तो मेडल है उसमें, जिसमें से 1 गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 4 ब्रोंज है, तो याद रखना ये। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किसने एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता? तो आंसर होगा मैक्स वर्स्टपन ने। मैक्स वर्स्टपन जो कि रेडबुल के ड्राइवर है और नीदरलैंड में रहते हैं, और अभी उन्होंने एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स खिताब को जीत लिया है। तो अभी तक आप 3 रेस देख चुके हो 2022 में। सबसे पहली 2022 की हुई थी बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022, उसको चार्ल्स लेक्लर्क ने जीता था। चार्ल्स लेक्लर्क ये फरारी के ड्राइवर है और मोनाको के रहने वाले। फिर हुआ था सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स, उसको मैक्स वर्स्टपन ने जीता। फिर ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स हुआ, उसको चार्ल्स लेक्लर्क ने जीता। और अब एमिलिया ग्रैंड प्रिक्स, उसको मैक्स वर्स्टपन ने जीता। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। फिर बताइए अप्रैल 2022 में बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2022 का आयोजन ये कहाँ पे हुआ? तो आंसर होगा फिलीपींस। तो महाद्वीप की सबसे बड़ी चैंपियनशिप है ये बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2022।
ये 26 अप्रैल 2022 को मनीला फिलीपींस में शुरू हुई और इसमें भारत की ओर से पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन ने पार्टिसिपेट किया और इस बार ये इसका 40वां संस्करण है। चलो डेली करंट अफेयर्स आप लोग देखते होंगे, तो मुझे आप लोग बताइए, क्योंकि वहां पे हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें पीवी सिंधु ने कौन सा मेडल जीता। अगर याद है तो बताइए, हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, अप्रैल 2022 में दूसरे खेलो मास्टर गेम 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। और नई दिल्ली में भी कहाँ पे? त्यागराज स्टेडियम है वहाँ पे। ये 30 अप्रैल को शुरू हुआ जो कि 3 मई तक चला। इसका उद्घाटन किया हमारे यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट मिनिस्टर जो है अनुराग सिंह ठाकुर, उन्होंने। तो याद रखना, दूसरे खेलो मास्टर गेम 2022 का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। बढ़ते आगे। चलो बताओ, छठे इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स अवार्ड्स 2022 में वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा बीना मोदी को। तो मोदी इंटरप्राइजेस की चेयरपर्सन है डॉक्टर बीना मोदी। इनको छठे इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स अवार्ड्स 2022 में वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। नाम याद रखना, बीना मोदी। और अभी नायका की सीईओ हैं ये फाल्गुनी नायर, जिनको 2021 के लिए EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर नामित किया गया था। बाकी ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022 के रूप में किसे चुना गया? बबीता सिंह को। और 70वीं मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है हरनाथ संधू ने, ये चंडीगढ़ की हैं। ये भी नाम याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में किसे नामित किया गया? तो आंसर होगा भारत को। तो 21 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल 2022 तक हुआ था पेरिस बुक फेस्टिवल 2022, जिसमें भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में नामित किया गया था। और आपको याद होगा, इस साल जो 75वां कांस फिल्म फेस्टिवल हुआ, उसमें पहली बार कंट्री ऑफ ऑनर का सम्मान किस देश को मिला? चलिए आप बताइए, ये किस देश को मिला? अगर डेली करंट अफेयर्स आप लोग पढ़ते होंगे तो आपको याद होगा, नहीं याद है तो आगे प्रश्न में मैं आपको बताऊंगा। चलिए बताइए, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार के लिए चुना गया? तो आंसर होगा यूक्रेन। एक्चुअली में जॉन एफ कैनेडी लाइब्रेरी फाउंडेशन ने पहली बार 5 लोगों को जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन करेज अवार्ड 2022 से सम्मानित किया, जिसमें से एक यूक्रेन के प्रेसिडेंट भी हैं। उनका नाम क्या है? वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की। अभी रशिया यूक्रेन संघर्ष के दौरान यूक्रेनी लोगों की रक्षा के लिए, उनकी वीरता के लिए उनका नामित किया गया था। तो उन 5 में से इनका नाम आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इनका नाम न्यूज़ में है। देखो, कैपिटल यूक्रेन की बोलेंगे तो कीव है, प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की है, करेंसी है यूक्रेनियाई रेवेन्या। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, किसे कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड के लिए चुना गया? तो आंसर होगा किशोर कुमार दास को। तो ये बांग्लादेश के शिक्षक चैरिटी विद्यानंदो के संस्थापक हैं किशोर कुमार दास, जिनको अभी कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड के लिए चुना गया है। तो ब्रिटिश उच्चायोग ने कहा कि बच्चों की शिक्षा तक पहुंच में सुधार लाने के उनके असाधारण कामों के लिए उन्हें इस सम्मान के लिए चुना गया है। किशोर कुमार दास ने 2013 में विद्यानंदो की स्थापना की थी, जो कि 5 प्राइमरी स्कूल चलाता है, जिनमें कमजोर लोगों के लिए मुफ्त शिक्षा और भोजन दिया जाता है। तो इनका नाम याद रखना। बाकी अभी आपको पता होगा, पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। और संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला? मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक को। और अगर आपसे पूछूं, अभी सरस्वती सम्मान 2021, जो कि इसका 31वां संस्करण था, यानी कि 31वें नंबर का था, किसे मिला? रामदरस मिश्रा को, उनके कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूं के लिए। तो ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसे चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया? तो आंसर होगा सर डेविड एटनबरो। तो अभी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने सर डेविड एटनबरो को चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। तो इनका नाम याद रखना है आपको। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, अभी प्रिट्जकर पुरस्कार पाने वाले पहले अफ्रीकी कौन बने थे? फ्रांसिस कैरे बने थे। वास्तुकला का, आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार इसको कहा जाता है। और स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2022 किसने जीता? इसे दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित जल पुरस्कार माना जाता है। इसको जीता प्रोफेसर विल्फ्रेड बुटसर्ट ने। और अमेरिकी गणितज्ञ हैं डेविस पार्नेल सुलिवन, अभी इन्होंने एबेल पुरस्कार 2022 को जीता था। और अर्थ से आपको याद आएगा, वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है? तो याद रखना
चलो ये आप ही के लिए प्रश्न है, साथ में ये भी बताओ अर्थ आर डे ये हमने कब मनाया। दो प्रश्न पूछे मैंने आपसे, पृथ्वी से संबंधित, अर्थ से संबंधित। बताओ, हम बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी किसे लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया? तो आंसर होगा मैक्स वर्स्टपन को। तो फार्मूला 1 ड्राइवर है मैक्स वर्स्टपन, जिनको 2022 के लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुना गया है। और अगर आपसे पूछा जाए कि लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसे चुना गया, तो जमैका की ओलंपिक स्प्रिंटर हैं एलेन थॉम्सन हेरा को। तो दोनों के नाम याद रखने हैं आपको। अच्छा, इसी तरह आपको शायद याद भी होगा कि लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए किस भारतीय खिलाड़ी को नॉमिनेट किया गया था? तो आंसर होगा नीरज चोपड़ा को, जिनका संबंध भाला फेंक से है। याद रखना, इन्हें नॉमिनेट तो किया गया था पर पुरस्कार नहीं मिला। तो फिर आप कहोगे कि इस कैटेगरी में किसे पुरस्कार मिला? तो यूके की टेनिस प्लेयर हैं एम्मा रादुकानु, उनको मिला है, लेकिन इनको नॉमिनेट किया गया था, यही हमारे लिए बड़ी बात है। तो ये प्रश्न आपके बन सकता है एग्जाम में। और एक बार एग्जाम में प्रश्न ये भी आया था कि लॉरियस बेस्ट स्पोर्टिंग मूवमेंट अवार्ड 2020 का विजेता कौन था? तो आंसर होगा सचिन तेंदुलकर। आपको याद होगा जब उन्हें कंधे पर बैठा करके पूरे ग्राउंड में घुमाया गया था, वही मोमेंट था, उसी के लिए उन्हें मिला था ये सम्मान। और अगर पूछे कि सर्वाधिक बार, सबसे ज़्यादा बार लॉरियस पुरस्कार किसने जीता, तो टेनिस प्लेयर हैं रॉजर फेडरर, 6 बार जीता उन्होंने। अच्छा, अभी मीराबाई चानू के बारे में आपने सुना होगा, जो कि वेट लिफ्टर हैं। अभी 49 किलोग्राम कैटेगरी में टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन्होंने सिल्वर जीता था। और अभी बीसीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर भी इनको चुना गया था। और बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड किसे मिला था? क्रिकेटर शेफाली वर्मा को। और बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला था? कर्नम मल्लेश्वरी को। और कर्नम मल्लेश्वरी कौन है, ये आप लोग मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में टाइप करके। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, भारत में 5 से 12 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण हासिल करने वाला पहला टीका कौन सा है? तो आंसर होगा कॉर्बेवैक्स। तो डीसीजीआई यानी कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के विशेषज्ञ पैनल ने 5 से 12 साल के बच्चों के लिए कॉर्बेवैक्स के लिए आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण देने की सिफारिश की है। और इसे किस कंपनी ने बनाया है? बायोलॉजिकल ई, हैदराबाद की कंपनी है। और कोविड-19 के खिलाफ भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित आरबीडी प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है ये। फिलहाल ये 12 से लेकर 14 साल के बच्चों को दिया जा रहा है, कॉर्बेवैक्स इसका नाम है। लेकिन आपातकालीन कंडीशन में, इमरजेंसी कंडीशन में 5 से लेकर 12 वर्ष तक के बच्चों को भी दिया जा सकता है ये। इसकी मंजूरी मिल गई है, सिर्फ इतना सा याद रखना, इसका नाम है कॉर्बेवैक्स। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, भारत के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाणी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो आंसर होगा गुजरात में। तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने दूधवाणी नाम से एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन यानी कि कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया, जो पशुपालन को समर्पित है। तो बनासकांठा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादन संघ ने इसे स्थापित किया है, जो राज्य के 1700 गांवों में 5 लाख से ज़्यादा डेयरी किसानों को जोड़ेगा। ये देश का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन भी है जो पशुपालकों को समर्पित है, ये याद रखना। अच्छा, रेडियो से अभी आपको लेटेस्ट करंट अफेयर्स का प्रश्न याद आएगा कि अभी दृष्टिबाधित लोगों के लिए अभी देश का पहला रेडियो चैनल लॉन्च किया गया था। तो नाम बता सकते हो क्या उसका? आंसर होगा रेडियो अक्ष। चलो बताओ, वर्ल्ड रेडियो डे कब मनाते हैं? 13 फरवरी को मनाते हैं। थीम क्या है? रेडियो एंड ट्रस्ट। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करो, 13 फरवरी को एक और डे मनाया जाता है, कौन सा डे मनाते हैं? इसके अलावा आपको याद होगा, चलो पहले आपसे पूछूंगा मैं, बताओ भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन कहाँ पे किया गया था? तो आंसर होगा कोलकाता के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट यानी कि बंदरगाह में, जिसका उद्देश्य क्या है? समुद्र में जहाज़ों से कम्युनिकेट करना, मतलब संचार करना, ताकि खराब मौसम में उनकी सहायता की जा सके। और अभी आपको याद होगा, ऑल इंडिया रेडियो ने प्रतियोगी परीक्षा में छात्रों का मार्गदर्शन करने के लिए अभ्यास कार्यक्रम भी आयोजित किया था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू रेडियो याद रखिएगा। बढ़ते आगे। और गाइस, सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करके सपोर्ट ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलना। शेयर करा करें प्लीज़। जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, प्लीज़ एक बार लिंक को शेयर ज़रूर करें। बढ़ते आगे। अब बताइए, अभी भारत का पहला अमृत सरोवर ये कहाँ पे बन के तैयार हुआ? तो आंसर होगा रामपुर में। तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने रामपुर की ग्राम पंचायत पटवाई में देश का पहला अमृत सरोवर बनवा करके तैयार कर दिया है।
तो योगी सरकार इस तरह से 75 अमृत सरोवर बनाएगी, जिसमें सबसे पहले रामपुर में गंदगी से पटे तालाब को कुछ ही हफ्तों में साफ करके उसका कायाकल्प किया गया। तो इस तरह से रामपुर में 75 तालाबों का चयन अमृत सरोवर के रूप में विकसित करने के लिए किया गया है। और 75 ही क्यों, आप जानते ही हो, आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो वन लाइन याद रखिएगा, भारत का पहला अमृत सरोवर ये कहाँ पे बनकर तैयार हुआ? उत्तर प्रदेश के रामपुर में। बढ़ते हैं आगे। तो अब आपको बताना है कि अभी किस राज्य का जामताड़ा जिला ये देश का पहला जिला बन गया है जिसके हर गांव में पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है। तो याद रखना, झारखंड का ये जो जामताड़ा है ये देश का एकमात्र जिला बन गया है जहां सभी ग्राम पंचायतों में सामुदायिक पुस्तकालय है। तो इस जिले में टोटल 118 ग्राम पंचायतें हैं और हर ग्राम पंचायत में एक लाइब्रेरी ज़रूर है जो सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक छात्रों के लिए खुली रहती है। अच्छा, झारखंड में है जमशेदपुर, और जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? स्वर्ण रेखा नदी पर। और इसी नदी पर एक जलप्रपात भी है, वाटरफॉल भी है, हुंडरू जलप्रपात जिसे कहते हैं। और आपको याद होगा आयुष्मान भारत योजना ये भी शुरू होती है झारखंड में। झारखंड के रांची से शुरू हुई थी ये 23 सितंबर 2018 को, जिसमें आपको याद है ना 5 लाख रुपए प्रति परिवार मिलते हैं हर साल। चलो आप तो ये बताओ, अभी किस राज्य का चंबा जिला ये 100वां हर घर जल वाला जिला बना था? तो यह है हिमाचल प्रदेश का। और भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी है जम्मू कश्मीर का पल्ली गांव। ध्यान रखना, ये भी बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा आगरा। तो अभी उत्तर प्रदेश का जो आगरा है ये वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला देश का पहला शहर बन गया है। तो इन वैक्यूम का उपयोग सार्वजनिक स्थानों पर किया जाएगा और 5 साल तक नीदरलैंड की कंपनी के द्वारा इसका रखरखाव और पूरी देखरेख की जाएगी। तो अभी तो ताजमहल के आसपास के 240 घरों को वैक्यूम आधारित सीवर से जोड़ा गया है, इतना आप याद रखेंगे। तो इस प्रश्न को वन लाइन में याद रखना, वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन सा बन गया? तो आंसर होगा आगरा। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, अप्रैल 2022 में बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा बनाने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन सा बना? तो आंसर होगा मध्य अफ्रीकी गणराज्य। बिटकॉइन आप जानते हो ये एक क्रिप्टो करेंसी है, मतलब एक डिजिटल एक वर्चुअल करेंसी है जो कंप्यूटर पे चलती है। और बिटकॉइन का जनक किसे माना जाता है? सातोशी नाकामोटो को, या जापान के माने जाते हैं। और हमने कहा अभी बिटकॉइन को अपनी लीगल करेंसी बनाने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है मध्य अफ्रीकी गणराज्य। अब आपके मन में आएगा कि पहला देश कौन सा था? तो पहला था अल सल्वाडोर और अब दूसरा बन गया ये मध्य अफ्रीकी गणराज्य। अच्छा मुझे बताओ, अभी क्रिप्टो करेंसी के लेन देन पर बजट में कितने प्रतिशत टैक्स की घोषणा की गई थी? 30% टैक्स लगेगा। और अगर पूछा जाए कि भारत का पहला क्रिप्टो इंडेक्स जिसका नाम है IC15, इसको किसने लॉन्च किया था? क्रिप्टो वायर ने। और किस देश ने दुनिया का पहला बिटकॉइन सिटी बनाने की भी योजना बनाई है? तो अल सल्वाडोर आंसर होगा। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली सिस्टम है जिसका नाम है गगन, इसका उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाली देश की पहली एयरलाइन कौन सी बन गई है? तो आंसर होगा इंडिगो एयरलाइन। तो याद रखना, इंडिगो एयरलाइन ये देश की पहली एयरलाइन बन गई है जिसने सैटेलाइट पर आधारित लैंडिंग सिस्टम का इस्तेमाल करके विमान को सफलतापूर्वक लैंड कराया। और इस सफल लैंडिंग के बाद भारत अब एशिया का पहला देश बन गया है जिसके पास ये सिस्टम मौजूद है और इस नई तकनीक को गगन नाम दिया गया है। गगन का फुल फॉर्म क्या हो गया? GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। और इसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसरो ने मिलकर के तैयार किया है। और अभी इंडिगो के किस यान पर इसका सफल परीक्षण किया गया ये पूछ लेंगे तो उसका नाम है ATR-72 एयरक्राफ्ट। और कहाँ पे सफल लैंडिंग की गई? तो राजस्थान के किशनगढ़ हवाई अड्डे पर इसकी सफल लैंडिंग की गई। और इससे फ़ायदा क्या होगा? तो उड़ान में देरी की समस्या को कम करेगा, ये ईंधन की बचत करेगा और उड़ान सुरक्षा में सुधार करेगा। इंडिगो एयरलाइन की स्थापना होती है सन 2006 में। गुरुग्राम में हेडक्वार्टर है और CEO रोनो दत्ता हैं। बढ़ते हैं आगे। अभी हाल ही में कौन सा गांव भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गया है? तो आंसर होगा पल्ली। और ये पल्ली गांव है किसका? जम्मू कश्मीर का। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर के पल्ली गांव में 500 किलोवाट का सोलर प्लांट का उद्घाटन किया। इससे ये देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है और भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल सौर गांव के रूप में इस गांव ने इतिहास रच दिया। वैसे इसके बारे में आपको पहले भी 2 बार बता चुका हूँ।
तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, जेरी के बारे में आपको बताएं, ये जम्मू कश्मीर का पहला गांव बना है जिसे दूध गांव घोषित किया गया था। और वेयान गांव ये भी है जम्मू कश्मीर का। अभी 100% पूरी वयस्क आबादी को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला ये देश का पहला गांव बना था। और मणिपुर का ये जो फेयेंग गांव है, कार्बन पॉजिटिव टैग पाने वाला ये पहला गांव बना था। अच्छा, आपको याद होगा भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव कौन सा बना था? केरल का कुंभलांगी गांव। अभी बालिका पंचायत का सफल आयोजन ये गुजरात के कुनरिया गांव में किया गया था। अच्छा बताओ, सबसे ज्यादा ओडीएफ गांव में टॉप पे कौन था? तेलंगाना। और आपको याद होगा केरल के कोल्लम जिले के पेरुम कुल्लम को केरल की पहली बुक विलेज का खिताब भी दिया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट गांव थे जो भी न्यूज में बने हुए थे, इनको ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, अभी किस राज्य सरकार ने सामाजिक जागरूकता अभियान सांस को शुरू किया? तो आंसर होगा कर्नाटक। तो कर्नाटक के स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं केशव रेड्डी सुधाकर, जिन्होंने निमोनिया को सफलतापूर्वक रोकने के लिए सामाजिक जागरूकता और कार्रवाई अभियान शुरू किया है सांस। सांस का फुल फॉर्म क्या हो गया? सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। तो सिंपल सा याद रखेंगे, सांस अभियान का संबंध किस राज्य से है? कर्नाटक से है। और किस लिए है ये? निमोनिया को रोकने के लिए। अच्छा, कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बंगलुरु है। यहाँ के नए मुख्यमंत्री हैं बसवराज बम्मई और गवर्नर है थावरचंद गहलोत। अच्छा चलिए, आप लोग बताइए, अभी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो दूसरा संस्करण हुआ कर्नाटक के बंगलुरु में, उसमें विजेता कौन रहा? बाकी इसके बारे में हम आगे वैसे पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर आपको याद है तो बताइए। देखते हैं किस किस को याद है। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, सांसद आदर्श ग्राम योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य टॉप पे रहा? तो आंसर होगा तेलंगाना। तो देश भर में सांसद आदर्श ग्राम योजना लागू करने में तेलंगाना पहले स्थान पे रहा है। और देश भर में टॉप 20 गांवों में 19 गांव तो तेलंगाना के ही है। और टॉप पे है तेलंगाना का भोंगीर की वाडापर्थी पंचायत। अच्छा, ये सांसद आदर्श ग्राम योजना क्या है? तो ये गांवों के निर्माण और विकास के लिए है। इसका उद्देश्य यही है ग्रामीण इलाकों में विकास करना। ये शुरू की गई थी 11 अक्टूबर 2014 को, तो याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी अप्रैल 2022 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि को मार्च 2022 से बढ़ाकर के कब तक जारी रखने को मंजूरी दी है? तो आंसर होगा दिसंबर 2024। तो स्वनिधि योजना, जिसे आप कहते हो स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना, रेहड़ी पटरी वाले लोगों के लिए इसको शुरू किया गया था। 10,000 रुपये तक का इसमें लोन दिया जाता है। शुरू कब किया गया था इसे? सन 2020 में। कब तक के लिए थी ये? 2022 तक के लिए, पर अभी इसे दिसंबर 2024 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि अभी मातृ शक्ति उद्यमिता योजना किसने शुरू की थी? तो आंसर होगा हरियाणा सरकार ने। और कौशल्या मातृत्व योजना ये छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू की थी, जिसमें दूसरी बेटी के जन्म पे 5,000 रुपये दिए जाएंगे। अच्छा, प्रधानमंत्री किसान योजना के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जिसमें साल में 2-2 हज़ार रुपये करके 3 किस्तों में टोटल 6,000 रुपये दिए जाते हैं। इसको कब और कहाँ से शुरू किया गया था? 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर यूपी से। और जो चिरंजीवी योजना है, जो कि स्वास्थ्य बीमा योजना है राजस्थान की, इसमें जो स्वास्थ्य बीमा राशि है उसको बढ़ा दिया गया। पहले 5 लाख रुपए था, अभी उसे बढ़ा के 10 लाख रुपए कर दिया। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अप्रैल 2022 में दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला काने तनाका का निधन हो गया। वे किस देश से थी? जापान से थी ये। तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के द्वारा घोषित दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला थी ये जापान की काने तनाका। कितने वर्ष की उम्र में इनका, कितने आयु में इनका निधन हुआ? तो 119 वर्ष की उम्र में। और अगर डेली आप लोग करंट अफेयर्स का लेक्चर देखते होंगे हमारा, तो हमने बताया है अब इनके बाद कौन सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गई हैं। उनकी उम्र 118 वर्ष है। उनका नाम बताइए आप जरा, देखते हैं किस किस को याद है। बाकी आगे तो हम बताएंगे सही। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में एल्वेरा ब्रिटो का निधन हो गया। इनका संबंध किस खेल से था? तो भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान थी ये एल्वेरा ब्रिटो, जिनका अभी 81 ईयर की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने 7 राष्ट्रीय खिताब जीतने के लिए कर्नाटक की घरेलू टीम का भी नेतृत्व किया था। और वे एनी लम्सडेन के बाद अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाली दूसरी महिला हॉकी खिलाड़ी थी। ध्यान रखना इनका नाम। बढ़ते आगे। चलो बताओ,
अभी सरकार ने आईआईएम निदेशकों के लिए सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट की आयु को 75 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया, 70 वर्ष। तो अभी केंद्र ने आईआईएम के निदेशकों के लिए रिटायरमेंट की जो एज है उसे 5 साल बढ़ा दिया है। अभी तक 65 ईयर थी, अब बढ़ा के 70 ईयर कर दिया है। तो आपको इतना ही याद रखना है, इससे बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा अविनाश मोहपात्रा ने। एक्चुअली में अभी उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी, उन्होंने 2 बुकों को लॉन्च किया है, जिसमें से एक तो है ये द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया और दूसरी है द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी। तो द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी इसको तो लिखा है अविनाश खेमका ने और द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया नाम की बुक को लिखा है अविनाश मोहपात्रा ने। अच्छा, इसी तरह से आपको याद होगा कुछ समय पहले नवीन पटनायक जी ने एक और बुक को लॉन्च किया था, उसका नाम है गजपति अ किंग विदाउट अ किंगडम, उसको लिखा था अशोक बल ने। अच्छा, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए द बॉय वू रॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन नाम की बुक को किसने लिखा? राजेश तलवार ने। और हियर योरसेल्फ नाम की बुक को किसने लिखा था? प्रेम रावत ने। उसके अलावा एक आध प्रश्न आपसे और पूछता हूं। पहले तो आप एक डे है वो बताओ, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे ये कब मनाते हैं? तो 23 अप्रैल को। इसकी थीम है रीड सो यू नेवर फील लो। और अगर आपसे पूछा जाए ना किसे 2022 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में चुना गया, तो फिर आंसर होगा मैक्सिको का शहर ग्वाडलाजारा। चलो एक और करंट अफेयर्स का प्रश्न बताओ। किस राज्य का जामताड़ा जिला ये देश का पहला जिला बन गया है जिसके हर गांव में पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है? तो बताओ ये जामताड़ा जिला कहाँ का है? झारखंड का है। तो ये भी याद रखना। आप बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अप्रैल 2022 में ट्विटर ने अपनी सोशल मीडिया कंपनी को किसको बेचने की घोषणा की है? तो आंसर होगा एलन मस्क। तो काफी दिनों तक खींचातान के बाद ट्विटर ने अपनी सोशल मीडिया कंपनी को दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क को बेचने की घोषणा की है। और कितने में सौदा तय हुआ? तो $44 बिलियन में ये $54.20 पर शेयर के हिसाब से इसको खरीद रहे हैं। ट्विटर की स्थापना होती है सन 2006 में। संस्थापक हैं जैक डॉर्सी और अभी इसके सीईओ पराग अग्रवाल थे। अब एलन मस्क नए सीईओ रख देंगे तो आप उनको न्यूज़ में पढ़ लेंगे, अभी तक तो यही है। तो बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ कौन सा देश 21वें वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स 2022 की मेजबानी करेगा? तो आंसर होगा भारत। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं कौन? देबाशीष मित्रा। उनके अनुसार भारत अपने अस्तित्व के 118 वर्षों में पहली बार 21वें विश्व लेखाकार कांग्रेस यानी कि वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंट्स, जिसे अकाउंटेंट्स का कुंभ भी कहा जाता है, उसकी मेजबानी करेगा। कब से कब तक? 18 से लेकर 21 नवंबर 2022 तक। और ये जो कार्यक्रम है ये मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में होगा, जिसकी थीम क्या है? बिल्डिंग ट्रस्ट एनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी। ये जो वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स है ये 1904 में शुरू हुआ था, जिसे हर 4 साल में आयोजित किया जाता है। और मैंने एक नाम बोला था अभी, देबाशीष मित्रा, याद रखना, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान के ये अध्यक्ष हैं, याद रहेगा ना? तो बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में भारत के किस राज्य में एक साथ 78,220 झंडे लहराकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्रवेश किया? तो आंसर होगा बिहार। तो अभी भारत में एक साथ सबसे ज्यादा संख्या में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है। तो अभी अप्रैल की बात है ये, गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में बिहार के जगदीशपुर के दुलेर ग्राउंड में आयोजित वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव कार्यक्रम में 78,220 तिरंगे फहराए गए। और इस तरह से सबसे ज्यादा राष्ट्रीय ध्वज फहराकर हमने पाकिस्तान का ही रिकॉर्ड तोड़ा। अच्छा मुझे बताओ, अभी अंक ज्योतिषी में यानी कि न्यूमेरोलॉजी में पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसे मिला था? जेसी चौधरी को। और दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क बनाने के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिला था। ये बनाई थी सड़क कहाँ पे? उमलिंगला दर्रे पे। अच्छा मुझे बताओ, अभी वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने किस टनल को 10,000 फीट से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया था? तो आंसर होगा अटल सुरंग को। इसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर। बताओ ये किस राज्य में है? आप बताओ ये। और अभी आप जानते हो दुनिया की सबसे उम्र दराज महिला का निधन हो गया, उनका नाम था केन तनाका। 119 वर्ष इनकी उम्र थी, ये जापान की थी। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखना, पढ़ते हैं आगे।